अच्छा जी, इसका सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने एक्स रेज की टाइप्स को देखते हैं। तो बेसिकली जब आप एक्सरे के स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हो तो उसमें स्पेक्ट्रम में आपको दो लाइंस नज़र आती हैं। एक होती है कंटिन्यूस लाइंस और दूसरी होती है डिस्क्रीट। कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट लाइंस। कुछ की एनर्जी होती है कंटिन्यूस और कुछ की एनर्जी होती है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन स्पेसिफिक, हैविंग पर्टिकुलर एनर्जी, एक ख़ास एनर्जी होगी, उससे ना कम एनर्जी की आप ले सकते हो ना ज़्यादा। और कंटिन्यूस में जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप इट गोज़। तो जो कंटिन्यूस एक्सरेज होती हैं इनका ओरिजिन कुछ और है और डिस्क्रीट का ओरिजिन कुछ और है। अब कंटिन्यूस रेडिएशंस होती हैं ये बेसिकली आती है ब्रह्मस्टॉलिंग रेडिएशंस होती हैं। स्टॉर एक मुश्किल सा वर्ड है, जर्मन वर्ड है। ब्रिम्स का मतलब होता है ब्रेकिंग, ब्रेक डाउन या ब्रेकिंग, रुकने वाली। और स्टॉर्लिंग जो होती है दिस इज रेडिएशंस, रुकने वाली रेडिएशंस। बेसिकली ये वो फिनोमेना है जब भी चार्ज पार्टिकल जा रहा होता है और चार्ज पार्टिकल जाते जाते अचानक उसमें डी एक्सेलरेशन आए। एक काइनेटिक एनर्जी लेके चार्ज जा रहा है, जब भी उसमें डी एक्सेलरेशन आती है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी में, उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी। जब वेलोसिटी कम होगी तो वेलोसिटी के कम होने के साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपसे क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब ये एनर्जी जो पहले ज़्यादा ला रहा था और वो जो कम हो गई तो बाकी एनर्जी कहाँ गई? ये एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में इमिट हो जाती है और वो ये वाली बनती है हमारे पास कंटिन्यूस एक्सरेज। होता कैसे है? बेसिकली लेट्स सपोज ये आपका एक न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द शेल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन को मैंने एक बम्बार किया, जो इलेक्ट्रॉन उड़ता हुआ आ रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरा, ये थोड़ा सा सही शक्ल नहीं बनी, इसको थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ, ये हो गया। अब ये हैवी पॉजिटिव चार्ज है। आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इसकी एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज की मौजूद है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा मूव करता हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरा, डेफिनेटली रास्ते में इधर अगर उसको कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह मिल गया तो वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा। यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होगी और इसको फिल करने के लिए ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएंगे जो डिस्क्रीट टाइप के होंगे। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो आपको पता है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, F = Q V क्रॉस V, लॉरेंट्ज फोर्स है। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी उसके पास एक फोर्स लगेगी, F = EQ। तो ये फोर्सेस लगेंगी उस पर और उसके नतीजे में वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, थोड़ी सी उसमें डी एक्सेलरेशन आएगी। अब अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाते जाते थोड़ा सा मुड़ गया तो यू कैन सी देयर इज एन एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन है? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। इसको अगर ऐसे बड़ा कर दिया तो एक दायरे की ये थोड़ा सा उसने टेंडेंसी शो किया है घूमने की। तो ये एक्सेलरेशन इसकी एनर्जी को कम करेगी और इसके नतीजे में इससे रेडिएशन इमिट होंगी कंटिन्यूसली। अब ये कंटिन्यूस कैसे होती हैं? कंटिन्यूस की एनर्जी कोई भी हो सकती है। ये यहाँ से भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, कम भी घूम सकता है, ज़्यादा भी घूम सकता है, किसी भी, ये डिपेंड करता है किस एंगल पे आया है, किस एंगल पे आया, कितनी स्पीड पे है, ये सारा डिपेंड कर रहा है। क्यू वी बी बेसिकली साइन ऑफ थीटा, उसमें एंगल होता है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसको मिली, प्लस वेलोसिटी उसकी कितनी थी, चार्ज तो डेफिनेटली उसका सेम होता है, प्लस इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी जब हम उसमें उसको अकाउंट करें तो इसकी जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो कोई भी हो सकती है।
तो वो आप ग्राफ पे उसको इस तरह से करके देखोगे, ऐसे जैसे ऐसे करके डिफरेंट ग्राफ्स में आप कंटिन्यूसली यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी रेंज में डिफरेंट एनर्जीज हैं। सो दीज आर कंटिन्यूस एक्सरेज या ब्रूमस्टाल्डिंग रेडिएशंस। अब ये एक्सरे का जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है तो उसमें कंटिन्यूस भी होंगी और डिस्क्रीट भी होंगी। अब यहाँ तक कंटिन्यूस हो गया, इसके बाद डिस्क्रीट। डिस्क्रीट को हम इनर शेल इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये इनर शेल इफेक्ट क्या होता है? तो बेसिकली जो एक्सरेज है ये वो फिनोमिना है, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, प्रोडक्शन इसके बाद बतानी थी। अब प्रोडक्शन इस तरह होती है कि इट इज़ द रिवर्स फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप क्या देखते हो कि आपके पास एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है कि आपके पास लाइट का एक फोटॉन आता है, वो आके इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं और इलेक्ट्रॉन आपको मेटल से बाहर मिलता है। इनकमिंग फोटॉन, आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन। फोटॉन से आपको मिलता है इलेक्ट्रॉन। अब इसका रिवर्स प्रोसेस होगा, हमने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करना है किसी मटेरियल पे और वो वहाँ से फोटॉन लाएगा, यानी कि एनर्जी। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहा है और एनर्जी निकल रही है, तो ये होती है एक्सरेज। अब ये फिनोमिना कैसे, ये डिस्क्रीट में हम इसको देख रहे थे। अच्छा जी, फिर से वो बनाते हैं फिगर। ये इलेक्ट्रॉन मैंने स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका के शेल है, एल और एम शेल है। तो ये जाते हुए लेट सपोज के शेल के जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको इसने नॉकआउट कर दिया। खुद क्या यहाँ पे रुक सकता है? नहीं रुक सकता, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जा रहा है, इनर्शिया की वजह से यहाँ खुद भी नहीं रुक सकता। तो इसने आगे जाना है, मे बी न्यूक्लियस के करीब से गुजरे, या अब ये न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है साइज़ में, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ये वैसे फिगर में वैसे बड़ा बनाया हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर के ब्रूमस्टाल्डिंग रेडिएशन प्रोड्यूस करके इधर उधर मुड़ भी सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, डिपेंडिंग कि उसके कितने करीब से जा रहा है। तो यहाँ के बाद ये जो डी एक्सेलरेशन की वजह से जो एक्सरेज होंगी वो ब्रूमस्टाल्डिंग रेडिएशंस, और यहाँ पे ये एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब इसके बाद इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बोहर मॉडल में कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करके के शेल में जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसको उसने फिल करना है। अब देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। ये भी हो सकता है कि एल शेल का एक इलेक्ट्रॉन आई और के में उसको फिल कर ले। ये भी हो सकता है एम से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, और ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एम शेल का एक इलेक्ट्रॉन आए और के शेल की वो वैकेंसी को फिल करे। अब जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, जंप नहीं बल्कि ट्रांजिशन करेगा, तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा। अब इसकी एक स्पेसिफिक आपके पास ये है कि डेल्टा ई इक्वल्स E2 माइनस ई एन माइनस ई एम, ये ई एन हो गया, ई एम है फर्स्ट ऑर्बिट, तो इनकी एनर्जी डिफरेंस के बराबर है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, पॉसिबिलिटी लेट सपोज एल वाला आ गया जिसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, दूसरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है एम वाला आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी एल से थोड़ी कम है, और उससे भी ज़्यादा कम होगी एम वाली की। तो अगर ये वाला केस हो गया तो इसमें हमारे पास कितने किस्म के फोटॉन्स आ सकते हैं? एक जिसकी एनर्जी होगी डिफरेंस ऑफ 2n1, दूसरा हो सकता है 3n1, और चौथा हो सकता है E4n1, यानी कि
सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करे या थर्ड से फर्स्ट में जंप करे या फोर्थ से फर्स्ट में जंप करे। इसके लिए हमने एक स्पेसिफिक नाम रखा हुआ है के अल्फ़ा, यानी कि जिस शेल में वैकेंसी पैदा हुई है उससे हायर शेल, एक हायर शेल के से के n इक्वल टू 1 से हायर है n इक्वल टू 2, अब 2 से 1 में आए तो उस फोटॉन को हम कहेंगे जो एक्सरे का होगा के अल्फ़ा। अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसको अपने अपर शेल के ज़रिए फिल ना किया जाए, बल्कि उसकी से एक शेल छोड़ के, यानी कि एम शेल n इक्वल टू 3 से 1 में आ जाए, तो वो जो यानी कि वैकेंसी के शेल की क्रिएट हुई है वो n इक्वल टू 3 से फिल हो तो वो आ जाएगा के बीटा। सिमिलरली बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इसकी, n इक्वल टू 2 से भी कोई नहीं आया, n इक्वल टू 3 से भी कोई नहीं आया, और n इक्वल टू 4 से कोई फर्स्ट में आके उसने वैकेंसी फिल कर दी, तो वो बन जाएगा के गैमा। अब इनकी एनर्जीज आपको पता है स्पेसिफिक है, तो हमारे पास जो शार्प पीक्स आएंगी उसकी, जो ग्राफ बनता है रफली, एक पीक ऐसे आती है, दूसरी यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, तो ये जो पीक्स वाले ये शो करते हैं आपको के अल्फ़ा, के बीटा एंड के गैमा, यानी कि डिस्क्रीट एक्सरेज। अच्छा, एक और काम भी हो सकता है। लेट्स सपोज कि जो हमने इलेक्ट्रॉन को भेजा था, या एक और इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से स्ट्राइक कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन आया, उसने एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया और वैकेंसी क्रिएट की कि एल शेल में। अब एल शेल में जो, यानी कि n इक्वल टू 2 में जो वैकेंसी क्रिएट हुई, वैकेंसी इन n इक्वल टू 2 एल शेल में। अब हमारे पास फिर वही ऑप्शन है, या तो उससे हायर n इक्वल टू 3 से इलेक्ट्रॉन आई एल की वैकेंसी फिल करने के लिए, तो या ऐसे हो सकता है कि इसको मैं n की फॉर्म में भी लिख लूँ, n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4 एंड n इक्वल 5। तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आ जाए 3 से 2 में। एक और केस ये भी हो सकता है 4 से 2 में आ जाए, और ये भी हो सकता है 5 से 2 में आ जाए। 2 बेसिकली बिलोंग करते हैं एल शेल की, तो इसमें स्पेसिफिक नाम जो होगा वो होगा एल अल्फ़ा। वैकेंसी क्रिएट हुई एल में, अल्फ़ा मीन्स एल से हायर एम शेल से इलेक्ट्रॉन आया और आके उसने वैकेंसी फिल की। सिमिलरली एल बीटा मीन्स एल शेल में वैकेंसी उससे हायर, 2 में वैकेंसी है, उससे हायर 3 वाला नहीं आया, 4 वाला आ गया, तो वो बन जाएगा एल बीटा। सिमिलरली एल गैमा आपके पास वो होगा, सेकंड शेल में वैकेंसी है, थर्ड वाला भी नहीं आया, फोर्थ वाला भी नहीं आया, फिफ्थ वाला आके और वो उसको फिल कर दे, तो ये बन जाएगा एल गैमा। अब आपको पता है बोहर में ये वाली जो हमने रिलेशन देखा, हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक, तो बड़ी स्पेसिफिक एक एनर्जी उसने इमिट करनी है। तो ये सारी जितनी एनर्जीज होंगी ये सारी डिस्क्रीट आपके पास होंगी एक्सरेज। अच्छा जी, तो बेसिकली इसमें हमने डिस्कस की 2 बातें इस हिस्से में लेक्चर की। बेसिकली टाइप्स थी, पहली टाइप हमने पढ़ी ब्रेकडाउन रेडिएशंस, ब्रूमस्टाल्डिंग रेडिएशंस, जिसमें इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट होता है और एक्सरेज रेडिएट करता है। और दूसरी हमने देखी डिस्क्रीट, यानी कि इलेक्ट्रॉन में एक इनर शेल ट्रांजिशन होती है, इनर शेल में एक वैकेंसी क्रिएट होती है और उसको हायर शेल से फिल किया जाता है
और इस तरह आपके पास डिफरेंट डिस्क्रीट एनर्जी के फोटॉन्स आते हैं। सो ये फिर 15 मिनट की हो गई। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। ओके।